नमस्कार, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के विषय में बेटा हम लोग पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद अपनी बहुमुखी प्रतिभा से जिस साहित्यकार ने सर्वाधिक ध्यान खींचा वे जयशंकर प्रसाद जी हैं। कह रहे बेटा कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से सर्वाधिक ध्यान खींचा, तो बहुमुखी प्रतिभा का मतलब कि कई तरह की प्रतिभाएं साहित्य के क्षेत्र में रखना। जैसे बेटा भारतेंदु जी एक अच्छे कवि भी थे और एक अच्छे गद्य लेखक भी थे। उसी प्रकार से प्रसाद जी भी गद्य और पद्य दोनों में बराबर हस्तक्षेप रखते थे। ऐसे साहित्यकार बेटा बहुत कम हुए हैं। जैसे भारतेंदु जी का हम लोग नाम ले सकते हैं, उनके बाद जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी के बाद इस प्रकार की क्षमता रखने वाले अगर कोई साहित्यकार दिखाई देते हैं तो वो है अज्ञेय जी। तो इन लोगों में इस प्रकार की बेटा विशेषता थी कि इन्हें हम न केवल कवि कह सकते हैं या न केवल गद्यकार पद्यकार, बल्कि दोनों क्षेत्र में उनका बराबर हस्तक्षेप था। प्रसाद जी ने न केवल कवि अपितु नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार और आलोचक के रूप में नए प्रतिमान स्थापित किए। कह बेटा कि इन्होंने हर क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की। छायावाद के 4 स्तंभों में अग्रगण्य जयशंकर प्रसाद। कह बेटा छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, ये 4 स्तंभ कौन है आप लोग जानते होंगे। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। बेटा इन चारों में जो अग्रगण्य है यानी जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, आप लोग देखे होंगे, मैंने भी गिना तो मैंने शुरुआत किससे की? जयशंकर प्रसाद से। इन कवियों के नामों की गणना करने का सही क्रम यही है कि सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रानंदन पंत और अंत में महादेवी वर्मा। इस प्रकार से हम लोग के नामों को गिनते हैं। करे जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित सुधनी साहू परिवार में हुआ था। हम लोगों ने जान लिया कि प्रसाद जी का जन्म काशी के जिस परिवार में हुआ था उस परिवार को हम लोग या उस समय के लोग सुधनी साहू परिवार के नाम से जाना करते थे। ये परिवार बेटा अपने यश के लिए बड़ा विख्यात था। कहते हैं कि काशी नरेश के अतिरिक्त यदि किसी का अभिवादन उस समय हर हर महादेव कहकर किया जाता था तो वो सुधनी साहू परिवार के लोगों का ही किया जाता था। बेटा के पितामह यानी दादा शिवरत्न साहू तथा पिता देवी प्रसाद दान और कलाकारों के सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। बेटा इनके दादा और इनके पिताजी, दादा का नाम शिवरत्न साहू था और जबकि पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। आप दोनों लोग कलाकारों के और सम्मान के लिए और दान पुण्य करने के लिए जाने जाते थे। प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा 5वीं कक्षा तक क्वींस कॉलेज में संपन्न हुई। कह रहे हैं कि प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में संपन्न हुई। इसके बाद बचपन बड़े वैभवशाली परिवार में बीता। लेकिन भारतेंदु जी के जीवन से केवल क्षमताएं ही नहीं मिलती हैं कि भारतेंदु जी की तरह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बल्कि भारतेंदु जी से और प्रसाद जी के जीवन में कुछ और समानताएं हैं। जैसे बेटा क्वींस कॉलेज में दोनों लोगों ने पढ़ाई की, 5वीं कक्षा तक ही की। इसके अलावा कि एक संपन्न परिवार में भारतेंदु जी का भी जन्म हुआ था और संपन्न परिवार में ही जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ। लेकिन दोनों परिवार विपत्तियों में आ गए। पहले दादा, फिर पिता, माता मुन्नी देवी और बड़े भाई शंभू रत्न की लगातार मृत्युओं ने प्रसाद जी को अंदर से तोड़ दिया। तब बता रहे हैं कि एक ऐसा क्रम चला कि एक के बाद एक परिवार के लोग साथ छोड़ते गए। पहले दादाजी की मृत्यु हुई, फिर पिताजी की, माता जिनका नाम मुन्नी देवी था उनकी मृत्यु हुई, बड़े भाई जिन्होंने काफी समय तक भारतेंदु जी का संरक्षण किया ऐसे शंभू रत्न जी की भी मृत्यु हो गई। ऐसे लगातार मृत्युओं को देख करके एक तरफ तो व्यापार में
किसी अभिभावक के न होने से व्यापार में घाटा हुआ, व्यापार टूटने लगा। वहीं दूसरी तरफ परिवार पर भी मुसीबत आई और अंदर से मन भी टूटने लगा। दुखों का क्रम यही नहीं रुका। पहली पत्नी विंध्यवासिनी देवी की मृत्यु हो गई। कह रहे बेटा दुखों का क्रम यही नहीं रुका। जयशंकर प्रसाद जी का जब विवाह हुआ तो उनकी जो पहली पत्नी थी विंध्यवासिनी देवी, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनका दूसरा विवाह कमला देवी से संपन्न हुआ। उनका दूसरा विवाह कमला देवी से संपन्न हुआ। जयशंकर प्रसाद के एकमात्र पुत्र, जयशंकर प्रसाद जी के एक ही संतान थी, वो पुत्र थे और उनका नाम था रत्न जयशंकर प्रसाद था। उनके पुत्र का नाम रत्न जयशंकर प्रसाद था। यहाँ पे समझ सकते हैं कि संभवतः बड़े भाई का नाम का पिछला हिस्सा भी उन्होंने अपने नाम में शामिल कर लिया था पुत्र के नाम में। आगे कह रहे हैं कि आरंभिक जीवन में, बेटा कह रहे आरंभिक जीवन में यानी जब घर में संपन्नता थी तब घर पर कलाकारों और कवियों का आना जाना था। शायद यहीं से प्रसाद जी को काव्य की प्रेरणा मिली। उन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया, लेकिन जैसे जैसे परिवार की विपत्तियां बढ़ती गईं, उनके काव्य सृजन पर रोक लग गई। टक्कर जैसे जैसे परिवार में समस्याएं बढ़ती गईं तो बड़े भाई साहब का ये दबाव रहता था कि पढ़ाई पे ध्यान दो, व्यापार पे ध्यान दो, ये कविता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटा कुछ व्यवधान आया, प्रसाद जी की कुछ रचनाएं उस समय न हो सकी। लेकिन आगे कह रहा है बड़े भाई की मृत्यु के बाद प्रसाद जी व्यक्तिगत निर्णयों के लिए स्वतंत्र हो गए और जयशंकर नाम से, टक्कर है वो व्यक्तिगत निर्णयों के लिए स्वतंत्र हो गए और जयशंकर नाम से खड़ी बोली में सृजन आरंभ कर दिया। कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, विधाओं में प्रसाद जी का योगदान अपने किसी भी समकालीन से कमतर नहीं था। टक्कर है यदि कविता की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, उपन्यास और कहानी की बात करते हैं, तो इन सारी विधाओं में प्रसाद जी का जो योगदान था वो उनके समकालीनों में यानी जो लोग उनके समय में थे उनसे किसी से भी कमतर नहीं था। यानी कि समकालीनों में आप ध्यान दीजिए कि कवियों में बड़े बड़े कवि थे, मैथिली शरण गुप्त आदि आदि करें, किसी से कमतर नहीं थे। नाटक विधा तो बेटा मर गई थी भारतेंदु युग के बाद। द्विवेदी युग में नाटकों का लेखन लगभग बंद था या ऐसे नाटक लिखे जाते थे जिनका कोई स्तर नहीं था। नाटकों को पुनर्जीवित किया। उपन्यासकार के रूप में इनके समकालीन और बड़े अभिन्न मित्र प्रेमचंद जी थे, लेकिन प्रेमचंद जी के भी साथ इनके उनके उपन्यासों से कहीं कमतर नहीं है। कहानी के क्षेत्र में भी उनका योगदान प्रेमचंद जितना ही है। तो करे बेटा किसी भी समकालीन से कम नहीं है। वहीं एकांकी और काव्य नाटक विधा के वे जनक माने जाते हैं। करे बेटा वहीं पर एकांकी और काव्य नाटक विधा के तो भारतेंदु जी प्रसाद जी हिंदी में एकांकी और काव्य नाटक विधाओं के जनक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा लिखा गया एक घूंट हिंदी का पहला एकांकी और कामना हिंदी का पहला काव्य नाटक है। बेटा काव्य नाटक यानी ऐसा नाटक जो कविता में लिखा गया हो। यद्यपि निबंध और आलोचना के क्षेत्र में कम कार्य किया, लेकिन जितना भी किया है वह अत्यंत सारगर्भित है। अब थोड़ा सा आलोचना और निबंध के क्षेत्र में प्रसाद जी ने कम काम किया, लेकिन उनका जितना भी काम है वह सारगर्भित है, यानी लिखा कम है लेकिन जितना लिखा है महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रसाद जी की रचनाएं प्रायः इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। बेटा उस समय छायावाद की कवियों के लिए आलोचना का दौर चल रहा था, तो प्रायः हंस में उनकी रचनाएं नहीं छप पाती थी। तो ऐसे में इंदु पत्रिका में उनकी रचनाएं छपती थी, जिसके संपादक उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त थे। हालांकि बेटा थे भांजे, लेकिन उम्र में 1 वर्ष बड़े थे। आगे कह रहे हैं प्रसाद जी नागरी प्रचारणी सभा काशी के उपसभापति तथा महाकाव्य कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। कह बेटा कि प्रसाद जी नागरी प्रचारणी सभा काशी के उपसभापति थे, साथ ही साथ
महाकाव्य कामायनी के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था, लेकिन प्रसाद जी का व्यक्तित्व इन सम्मानों से कहीं अधिक महान था। लेकिन बेटा ऐसा नहीं कि इन सम्मानों से प्रसाद जी का कोई सम्मान बढ़ जाता रहा हो, बल्कि ऐसा था कि प्रसाद जी खुद में इन सम्मानों से कहीं ऊंचे थे। उनके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक या नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति का पद छोटा था, स्वयं में जयशंकर प्रसाद होना ही बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। करें प्रसाद जी अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति थे। बेटा करें प्रसाद जी का जो स्वभाव था वो अंतर्मुखी था, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, गंभीर रहने वाले व्यक्ति थे। प्रसाद जी कम लोगों से मिलते जुलते थे, लेकिन जिनसे भी संबंध रखते हैं, अत्यंत आत्मीय वाक्य सही था, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। करें लेकिन जिनसे भी रखते हैं अत्यंत आत्मीय संबंध रखते थे। करें लेकिन जिनसे भी रखते थे संबंध आत्मीय रखते थे, यानी कम मित्र थे, लेकिन मित्र ऐसे थे जो बड़े ही आत्मीय थे। साहित्यकारों में प्रेमचंद, निराला जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा से आत्मीय संबंध थे। करें बेटा साहित्य के क्षेत्र के लोगों की बात करें तो प्रेमचंद जी से बड़ा आत्मीय संबंध था, साथ ही साथ निराला जी से बड़ी मित्रता थी। निराला जी के विषय में ही उन्होंने सुंदर टिप्पणियां लिखी हैं, अन्यथा बेटा किसी साहित्यकार के विषय में प्रसाद जी ने कभी कुछ लिखा भी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो उस समय के बड़े आलोचक थे, काशी में रहते थे, उनका भी प्रसाद जी के घर आना जाना था, और महादेवी वर्मा से भी उनकी अत्यंत आत्मीयता थी। बेटा 15 नवंबर 1937 को क्षय रोग के कारण प्रसाद जी का देहांत हो गया, किंतु साहित्य रसिकों के हृदय में वे सदैव अमर रहेंगे। अब इसके बाद बेटा एक चित्र आप लोग देख रहे हैं, इस चित्र में जयशंकर प्रसाद जी और प्रेमचंद जी दिख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदी के दो बड़े साहित्यकार एक साथ खड़े हैं। और बेटा इस फोटो को हरिवंश राय बच्चन जी ने खींचा है, ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग कोई वास्तविक फोटो कभी देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, नीचे एक तरफ लिखा हुआ जयशंकर प्रसाद, फिर प्रेमचंद, और नीचे लिखा हुआ बाई बच्चन। आगे बेटा चलते हैं। प्रमुख रचनाएं: काव्य संग्रह झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक, ये बेटा काव्य संग्रह थे। इसके बाद महाकाव्य की बात करें तो प्रसाद जी का एक महाकाव्य है कामायनी। उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। बेटा जो प्रमुख कहानियां हैं, इन कहानी संग्रहों के अंदर ही लिखी गई जो कहानियां हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। आकाशदीप 11 में आप लोग पढ़े होंगे। पुरस्कार, गुंडा, बिसाती, मधुआ, छोटा जादूगर भी आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं। स्वर्ग के खंडहरों में विराम चिन्ह। करें बेटा कि स्वर्ग के खंडहर में और विराम चिन्ह ये उनकी कहानियां हैं। आगे इसी क्रम में चलते हैं बेटा। नाटक कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट। बेटा एक घूंट को हिंदी का पहला एकांकी भी मानते हैं। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो प्रसाद जी की भाषा प्रांजल खड़ी बोली हिंदी थी। बेटा प्रांजल का मतलब शुद्ध खड़ी बोली हिंदी थी, जो बहुत शुद्धता रखे हुए थी। पर्यायवाचियों का सही चयन का प्रयोग हिंदी में सर्वप्रथम प्रसाद जी ने ही किया।
बेटा पर्यायवाची एक शब्द के बहुत से पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक और मार्मिक अर्थ देने वाला जो पर्यायवाची है उसी का चयन करके कविता में उसी का प्रयोग करना, इस परंपरा की शुरुआत छायावाद से होती है। छायावाद के पहले कवि जयशंकर प्रसाद से होती है। आगे बेटा देखते हैं, प्रसाद जी सूक्ष्म मनोभावों और दार्शनिक विचारों को सुंदर गीत रूप देने में कुशल थे। बेटा ये बहुत बड़ी कुशलता थी कि प्रसाद जी सूक्ष्म मनोभावों को और दार्शनिक विचारों को सुंदर गीत का रूप दे देते थे। बेटा प्रायः दर्शन को या मनोविज्ञान को एक जटिल विधा माना जाता है, इसे कभी सुंदर गीतों के रूप में गाया नहीं जा सकता, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन प्रसाद जी इसको बड़े सहजता से कर देते थे। प्रकृति और नारी के दोनों के सौंदर्य का अद्वितीय चित्रण आपके काव्य की विशेषता है। कह रहे बेटा कि प्रकृति और नारी दोनों के अद्वितीय सौंदर्य का अद्वितीय चित्रण प्रसाद जी के काव्य की विशेषता है। बेटा प्रकृति का तो वर्णन करते ही हैं, नारी के सौंदर्य का भी वर्णन करते हैं, और नारी के सबसे उदात्त रूप का, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस प्रकार की पंक्तियां लिखने वाले कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। करण प्रसाद जी प्रबंध और मुक्त दोनों शैलियों में हस्तसिद्ध थे। करण बेटा प्रसाद जी चाहे प्रबंध हो चाहे मुक्त गीत हो, दोनों लिखने में हस्तसिद्ध थे। आपने न केवल हिंदी के कम प्रसिद्ध छंदों का प्रयोग काव्य में किया है, अपितु अंग्रेजी और बांग्ला के छंदों का भी कुशलता से प्रयोग किया है। करें कि आपकी विशेषता सिर्फ इतनी ही नहीं कि आपने कविता में हिंदी के कम प्रसिद्ध छंदों का प्रयोग किया है, बल्कि अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं में जो प्रचलित छंद थे उनका भी प्रयोग हिंदी कविता में किया है। उदाहरण के लिए बता दें कि जैसे आप लोग आगे चल के जो कविता पढ़ने वाले हैं श्रद्धा मनु शीर्षक से, ये उनके महाकाव्य कामायनी का तीसरा सर्ग, जिसको श्रद्धा सर्ग कहते हैं, वही आपके पाठ्यक्रम में है। और यह बेटा श्रृंगार छंद में लिखा गया है। श्रृंगार छंद कम प्रसिद्ध छंद है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके विषय में विस्तार से आप लोगों को बताता भी चलूंगा। धन्यवाद।